ओके, तो चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड लाइव प्रोसेस का, जैव प्रक्रम चैप्टर का, श्वसन चैप्टर। ओके, श्वसन चैप्टर जो अभी तक जो भी तुम लोग पढ़े हो, क्योंकि एग्जाम का समय बिल्कुल नजदीक है और अभी 2 महीने बचे हैं, ओनली 2 महीने। तो देख रहे हो 2 महीने में तुम्हें मैक्सिमम कितना क्वेश्चन तुम लोग तैयारी कर सकते हो, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोगों को कि टोटल क्वेश्चन अच्छे से तुम लोग याद कर लो एक एक करके। एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 में से देखोगे 40 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, फिर सेम पैटर्न पे जो एग्जाम होने जा रहा है अभी, तो इसमें तुम्हें 40 क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं, ऑप्शनल रहता है। 80 में हो सकता है 80 मैक्सिमम क्वेश्चन 80 रहे और उसमें तुम्हें टोटल कितने क्वेश्चन बनाने होंगे 40। तो एमसीक्यू बस टिक लगाना है और उसको ओएमआर में तुम्हें भरना है, ये रहेगा, काफी आसान है। तो अभी हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर को अभी कवर करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को हम लोग अभी उसकी तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दो, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन पूछा जाए श्वसन क्या है तो श्वसन क्या बताओगे? तो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन नहीं है। एक चीज ध्यान देना कि ब्रीदिंग जो होता है, इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, तो ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना और छोड़ना उसको कहेंगे ब्रीदिंग। सिर्फ सांस ले लिए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो है ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी इंक्लूड होता है, श्वसन में सांस लेना और छोड़ना भी इंक्लूडेड होता है। तो इसकी परिभाषा इस तरह देते हैं, पहले समझ लो कि श्वसन क्या होगा कि बाहर से ऑक्सीजन को लेना, यानी कि ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, O2 है, और ये क्या है? नॉस्ट्रिल, नाक है, ये नाक है ना, जिसको नॉस्ट्रिल नसिका बोलते हैं। और इसमें 2 छिद्र होता है, हम लोग के नाक में देखो 2 छिद्र होता है ना, इसी छिद्र से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग कहलाएगा। उसको सिर्फ क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। ओके, उसको कहेंगे ब्रीदिंग। तो ये सांस लेना और छोड़ना, ये हो गया ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन भी इसी का पार्ट है। जब ऑक्सीजन यहां से आगे बढ़ता है विंड पाइप के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा, ये ट्रैकिया है ना, ये पूरा ट्रैकिया है, और आगे जाकर के ये ब्रांच हो जाता है। इसको समझना अच्छे से। ब्रांच होने के बाद ये क्या बनाता है? यहाँ लंग्स, फेफड़ा, ये फेफड़ा है, ये 2 फेफड़ा, राइट एंड लेफ्ट। ये ट्रैकिया देखो, ये ट्रैकिया जो है आगे जाकर के ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और फिर छोटे छोटे ब्रांच में यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में ये डिवाइड हो जाता है। ऐसी संरचना है ना, ये तो याद आ गया, ये तो समझ रहे हो, लंग्स के अंदर ऐसी संरचना होती है। और इसी के एंड पे छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, ये भी पता है, छोटी छोटी कूपिकाएं, 2 इसमें देखोगे छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं जिसके एल्वियोलाई बोलते हैं। ये चीज हमेशा, ये फिगर में स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि पूरा रेस्पिरेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? एल्वियोलाई और वायु कूपिकाएं कहते हैं, वायु कूपिकाएं कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक ना, एल्वियोलाई क्या कहेंगे इसको? एल्वियोलाई। एग्जाम में तुम्हारे हिंदी में भी लिखा रहेगा एल्वियोलाई या वायु कूपिकाएं, ये लिखा रहेगा। तो यहां से ऑक्सीजन इन किया और यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, वायु कूपिकाओं में आ गया, भर गया, छोटा छोटा वो सैक अंदर से खाली रहता है उसमें भर गया। और भरने के बाद यहाँ पे क्या रहता है? अब यहाँ पे मिलेगा ब्लड, क्या मिलेगा? ब्लड। और हमारे ब्लड में एक वर्णक होता है, वर्णक, जिसके कारण ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। उस वर्णक का क्या नाम है? ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है, हाँ, हीमोग्लोबिन। गुड, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या होगा? हीमोग्लोबिन, जब ब्लड है तो हीमोग्लोबिन, HB से डिनोट करते हैं उसको,
हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को पकड़ लेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जहां है उसको पकड़ लिया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन को लेकर के ये शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है। तो यहां से अब शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, सर में, पैर में, हेड से लेकर के लेग तक में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। तो यहां से ऑक्सीजन जो है अब विभिन्न कोशिकाओं में, उत्तक में चला जाता है। तो ये कोशिका है और यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया। ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया। अब कैसे चला गया इसमें जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि विसरण के द्वारा किस तरह से जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि रेस्पिरेशन कैसे इंक्लूड है, रेस्पिरेशन की कंप्लीट परिभाषा क्या होगी उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, तो ऑक्सीजन यहाँ अंदर चला गया। इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन भी है, डाला हूं मैं 30 क्वेश्चन। पोषण के बाद लास्ट में क्या बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में क्या बनता है? छोटी आंत में जब खाना पच जाता है और कार्बोहाइड्रेट का लास्ट में क्या बनता है? क्या मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट का लास्ट ग्रुप क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पचने के बाद वहां एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है विलाई के द्वारा, दीर्घरोम के द्वारा। क्या अवशोषित होता है वहां पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही न होता है, फाइनली तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का बनता है। वो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? फिर विभिन्न कोशिकाओं में। तो यहाँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है? वहां पे ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन यहाँ पे गया और ग्लूकोज से टकराया और आग लग गई अंदर में। मतलब रियल वाली आग नहीं लगती, बट आग लगती है, और आग लगी और यहाँ पे क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। और ये केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में भी तुम लोग को मैंने पढ़ाया हूं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पढ़े हो ना कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन से ग्लूकोज में आग लग गई और यहाँ पे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और जल के अणु का निर्माण हुआ। ये अब पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाया? श्वसन। अब समझ में आया? तो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना जो है वह श्वसन नहीं है। हाँ, श्वसन के अंदर, श्वसन इंक्लूडेड है ब्रीदिंग में, यानी कि ब्रीदिंग जो होगी वो श्वसन के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब समझ में आया कि श्वसन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कह सकते हो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें फूड यानी कि भोजन का विखंडन होता है ऊर्जा में। ऊर्जा में विखंडन होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस तरह से श्वसन की परिभाषा तुम लिखोगे पूरे प्रोसेस को। तो अब समझ में आ गया? अब चले, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिक मैंने बता दिया, और क्या क्या जो मेन पार्ट्स है वो भी इसमें शॉर्ट में तुम्हें ब्रीफ करके मैंने इसमें बता दिया। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन को समझना। तो जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होगी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। श्वसन द्वारा, पाचन द्वारा, परिवहन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा। श्वसन द्वारा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है क्या? तो श्वसन के द्वारा किसी भी जीव में ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? श्वसन के द्वारा होगी। सेंटेंस कितना भी चेंज कर दे, आंसर जो होगा तुम्हारा श्वसन ही होगा। तो सिंपल है, समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन समझो, जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ मनुष्य हो सकता है, मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
मनुष्य को किस कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सेंटेंस चेंज हो सकता है। तो ऊर्जा की आवश्यकता जो है जीवधारियों को क्यों होती है? जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रिया मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या आता है? ग्रोथ आता है, रेस्पिरेशन भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है। वृद्धि के लिए, नए जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, इन सभी के लिए, इन सभी के लिए। तो ऊर्जा की आवश्यकता जो होगी जीवों को, वो सिर्फ एक कार्य के लिए नहीं होगी, विभिन्न कार्यों के लिए होगी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑल ऑफ देम होगा, इन सभी के लिए होगा। समझ में आ गया? कोशिका में ऊर्जा का संचय होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, कोशिका में ऊर्जा का संचय यानी कि एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो सेल में, कोशिका में संचय होता है। किस रूप में संचय होता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। संचय मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, जमा स्टोर होना। एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, यहां मैं लिख रहा हूं एटीपी, एडीपी, एसीपी, इनमें से किसी रूप में नहीं। किस में होगा? एटीपी रूप के रूप में। ठीक, तो एटीपी के रूप में होगा। और एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रीनोसिन, एड्रीनोसिन। ए फॉर क्या होगा? एड्रीनो, यहां मैं लिख देता हूं एड्रीनो, ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, एड्रीनोसिन। ए फॉर हो गया एड्रीनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। तो ये भी याद रखना, फुल फॉर्म भी हो सकता है क्वेश्चन ये नहीं पूछ दे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस समय लिख देना कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होगा? बोलो। ए स्टैंड फॉर एड्रीनोसिन, एड्रीनोसिन। एंड टी और पी को कहेंगे ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ आएगा और इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है। एटीपी का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आया कि एटीपी का निर्माण होता है, कहां होगा? तो ऑप्शन में रहेगा कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। किस में होगा बताओ? एटीपी का निर्माण कहां होगा? कोशिका द्रव्य में होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या दोनों में होगा, या इनमें से किसी में नहीं होगा। किस में होगा बताओ? कैसे? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा? नहीं, देखो अभी पढ़े होगे कि दो प्रकार के श्वसन होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो कहां होगा? कोशिका द्रव्य में हो जाता है, या उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं भी होती है फिर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो जैसे ही श्वसन की प्रक्रिया जब होगी तो दो एटीपी जो है वो कोशिका द्रव्य में ही बन जाता है। कोशिका द्रव्य में जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसी समय दो एटीपी बन जाता है। तो दोनों में होगा, इसमें याद रखना, कोशिका द्रव्य में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो इसका आंसर होगा दोनों, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी, टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है श्वसन के दौरान, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा जो है वह लग जाती है उस प्रोसेस में, और टोटल 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है फाइनल रेस्पिरेशन के बाद। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका द्रव्य में एक अणु ग्लूकोज से बनते हैं। कोशिका द्रव्य में, अब क्वेश्चन है
कि कोशिका द्रव में एक अणु ग्लूकोज यानी कि एक अणु, ये वाला एक अणु ग्लूकोज से बनते हैं। कोशिका द्रव में एक अणु ग्लूकोज से बनते हैं। पायरुविक अम्ल, एटीपी, पायरुविक अम्ल एवं एटीपी इनमें से कोई नहीं। सोचो, इसमें अच्छे से समझ के क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, और उसके बाद जो है वो आंसर इसका देना है। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका द्रव में एक अणु ग्लूकोज से बनते हैं। क्या बनते हैं? सोचो। तो सोचिए क्या होगा आंसर इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन मैंने दिया, देखो, कोशिका द्रव में एक अणु ग्लूकोज से बनते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में एक अणु, यानी कि इसमें एक अणु C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है, ग्लूकोज से बनते हैं। क्या बनेगा? तो अभी मैंने बताया कि कोशिका द्रव में, जब कोशिका द्रव में क्या हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्या क्या बनेगा ग्लाइकोलाइसिस में? पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट और प्लस एटीपी। 2 एटीपी बनता है ना, अभी मैंने बताया 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। पायरुवेट अम्ल बनता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो पायरुवेट अम्ल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में हो जाती है। तो इसमें 2 एटीपी का भी निर्माण होता है। तो अब ऑप्शन आएगा कि कोशिका द्रव में एक अणु ग्लूकोज से बनते हैं, तो पायरुविक अम्ल, एटीपी, पायरुविक अम्ल एवं एटीपी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों। याद रखना, अब दोनों नहीं हो सकता है ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, तो पायरुविक अम्ल और एटीपी, पायरुविक एसिड और एटीपी दोनों का निर्माण होगा किसमें? कोशिका द्रव में ही हो जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। अनॉक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। तुम्हें पता है कि अनॉक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, उसी को अनॉक्सी रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों में, इनमें से कोई नहीं। याद है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अनॉक्सी श्वसन के दरमियान, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अनॉक्सी यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान पौधों में बनते हैं। तो पौधों में क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्वेश्चन पहले समझो। कह रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है, तो जैसे ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। अनॉक्सी श्वसन है, तो अनॉक्सी श्वसन में क्या, अभी इससे पहले क्या देखे क्वेश्चन में कि अनॉक्सी श्वसन जब भी होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। और अनॉक्सी श्वसन में एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में पौधा यहाँ लिखा हुआ ना कि पौधों में, तो फंगी क्या है? वो भी एक पौधा ही है। और अनॉक्सी ईस्ट, जिसका उदाहरण ईस्ट होता है, उसमें अनॉक्सी श्वसन होता है। और अनॉक्सी श्वसन जब होगा तो उसमें क्या क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। ध्यान देना, इथाइल अल्कोहल बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, समझ रहे ना, और प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये चीज बनेंगे। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा।
तो अनोक्सी श्वसन में ये चीज बनते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें लैक्टिक अम्ल भी बनता है। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे कि अनोक्सी श्वसन के दौरान जो है वह लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होगा। तो ध्यान देना, दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनोक्सी श्वसन के दौरान पौधों में क्या बनेगा और जंतु में क्या बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जंतु में क्या बनेगा। तो पौधों में याद रखना, इसको याद ही कर लो कि पौधों में क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण होगा किसमें, पौधों में। तो पौधों यानी कि ईस्ट में। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का नाम सुने हो, फर्मेंटेशन इसी का उदाहरण है। फर्मेंटेशन में ये बनता है, अल्कोहल जो है, शराब वगैरह जो बनता है ना, फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनता है, इसी के द्वारा बनता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि जंतुओं में अनोक्सी श्वसन के दरमियान बनते हैं। अब ध्यान देना, जंतुओं में अनोक्सी श्वसन के दौरान बनते हैं इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा, जंतुओं में अनोक्सी श्वसन के दौरान क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, याद रखना। पौधों में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल, ऊर्जा, और जंतुओं में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। ये ध्यान रखना। और कैसे बनेगा इसके बारे में भी एक क्वेश्चन और यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनोक्सी श्वसन। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जंतुओं में होगा, कब होगा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होगा, कि अक्सर तुम लोग फील करते होगे कि जब कंटिन्यू तुम कोई काम कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, खेलते खेलते कभी कभी लगता है कि यहाँ जो थाई में जो मांसपेशियां है उसमें ऐंठन आने लगता है, लगेगा कि काफी दर्द दे रहा है, लग जाता है ना। तो अधिक वर्क मसल, जब हम लोग की मांसपेशियां जब अधिक कार्य करने लगती है, ज्यादा कार्य करने लगती है, तो वहां पे अनोक्सी श्वसन होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जिसके कारण वहां पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, और वही लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्रैम्प हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रैम्प, जिसमें वहां दर्द होता है। फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, गर्म पानी से या फ्रिज का बर्फ से वहां पे सेक लो, तो फिर से वो लैक्टिक अम्ल टूट जाता है, ऑक्सीजन वहां पे जाता है, लैक्टिक अम्ल टूट जाता है, फिर ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, तो रिलीफ मिलता है। समझ में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जंतुओं में या मनुष्य में क्रैम्प का निर्माण कैसे होता है, क्रैम्प कैसे होता है, तो उसमें लिखोगे अनोक्सी श्वसन के द्वारा लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण क्रैम्प हो जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़े। ग्लूकोज का परिवर्तन, ध्यान देना, ग्लूकोज का परिवर्तन, यानी कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का परिवर्तन पायरुविक अम्ल में कहलाता है। ध्यान देना, पायरुविक एसिड पायरुविक अम्ल में कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ऑप्शन है क्रेब चक्र, ग्लाइकोजियोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, तो ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस, ये कहलाएगा, याद रखना। हो सकता है ये भी एग्जाम में आ जाए, ये भी आ सकता है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज से बनता है। अब देखो, अभी जस्ट मैं चर्चा कर रहा था ना, किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन,
किण्वन, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के दौरान क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा? इथाइल अल्कोहल, यानी कि, और इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं? शराब। शराब में यही यूज होता है। तो इथाइल अल्कोहल जो होगा वह किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? किण्वन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहेंगे। समझ में आया कि फर्मेंटेशन के द्वारा जो है वो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। और यह कौन से श्वसन के कारण होगा? श्वसन का कौन सा पार्ट में बनेगा? ऑक्सी या अनॉक्सी? अनॉक्सी श्वसन में बनेगा। ईस्ट में अनॉक्सी श्वसन में बनेगा। ध्यान दो, किण्वन जो होगा वो एक अनॉक्सी श्वसन का एग्जाम्पल है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। पौधों में, यानी कि प्लांट है, एक प्लांट है, प्लांट में ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? शूट, तना, तना का भाग, और नीचे का पार्ट जड़, रूट सिस्टम कहलाएगा ना, और ये लीफ, लीफ वगैरह है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। पौधा ऑक्सीजन को प्राप्त कैसे करेगा? अब ऑप्शन सुनो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। परासरण की क्रिया द्वारा, यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, परासरण तथा विसरण दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन को समझो। मैं बताया हूं कितनी बार, क्लास में पढ़े हो कि पौधों जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की प्राप्ति पत्तियों के द्वारा होगा, और इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? परासरण होगा या विसरण होगा या दोनों होगा? विसरण होगा। ध्यान देना, विसरण के द्वारा जो है ये क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है। और विसरण की प्रक्रिया, अभी इसके बाद विसरण के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा कि विसरण क्या होता है। गैसों का एक्सचेंज, जो भी गैसियस एक्सचेंज, आदान प्रदान जो होगा वह विसरण के द्वारा होता है। और एस्टोमेटा लीफ में होता है, उसके अंदर ये चीज वो एक्सचेंज करता है, एस्टोमेटा द्वारा होता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो किसके द्वारा होगी? विसरण के द्वारा होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अणु ग्लूकोज से कोशिका द्रव में बनते हैं। एक अणु ग्लूकोज से, एक अणु ग्लूकोज, अभी तो ग्लूकोज की कितनी बार चर्चा कर चुका हूं मैं। और तो एक अणु ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 से, एक अणु ग्लूकोज से कोशिका द्रव में, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और कोशिका द्रव तो यही हो गया ना। ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में कौन सी क्रिया हो रही थी? अभी बताया, जब ग्लूकोज टूटता है, पायरुवेट में चेंज होता है, तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो किस चीज का निर्माण? एक अणु ग्लूकोज से कोशिका द्रव में बनते हैं। एटीपी के एक अणु, एटीपी के दो अणु, एटीपी के तीन अणु, एटीपी के अणुओं का निर्माण नहीं होता है। कितना अणु बनेगा कोशिका द्रव में? दो अणु। वेरी गुड। तो कितना बनेगा? 2 एटीपी कोशिका द्रव में बनेगा, अभी मैंने बताया। और रिमेनिंग जो है, जो 36 बनता है, वो किस में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आया? तो 2 अणु एटीपी का निर्माण कहां होगा? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन, जितना भी एमसीक्यू, उसकी प्रैक्टिस तुम लोग कर लो, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है इसकी तैयारी करो, बार बार देखो, रिवाइज करते रहो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की जड़ें, पौधों की जड़ें, तो ये पौधा है और ये इसका जड़ है ना? तो क्वेश्चन इससे है कि पौधे की जड़ें श्वसन के दरमियान ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब इस जड़ को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, जड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए।
तो जड़ जो है वो ऑक्सीजन कहां से लेगा? ये कहां है? नीचे है। तो वायुमंडल में उपस्थित वायु से नहीं, मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से, वायुमंडल एवं मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? मिट्टी के कणों में उपस्थित वायु से भी लेगा और वायुमंडल से भी लेगा, दोनों ऑप्शन। एक ऐसे प्लांट होते हैं, मैनग्रोव प्लांट होते हैं, जिनकी जड़ें जो है हवा में लटकती है। मैनग्रोव नहीं, मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ें हवा में लटकती है। वो हायर क्लास में पढ़ना है। तो वो वायुमंडल से, तो वायुमंडल से वैसे पौधे वायुमंडल से उनकी जड़ें ऑक्सीजन लेगी। जो मिट्टी में है वो मिट्टी के कणों के बीच, मिट्टी के कणों के बीच, ये मिट्टी के कण हो गए और मिट्टी के कण के बीच स्पेस होगा, इसी में ऑक्सीजन होता है। इसलिए एक चीज ध्यान देते होगे, जो फसल जब लगाया जाता है तो जहां हार्ड मिट्टी हो जाएगा, देखोगे वहां पेड़ या फसल जो है सूख जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जड़ को। क्योंकि तो इसलिए वो बोलते हैं ना, बार बार उसको लूज किया जाता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, बार बार लूज किया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन मिले। और अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, खरपतवार, उसको हटा दिया जाता है खेती करने के। ये सब चीजें करना पड़ता है ना, तभी तो फसल अच्छे फसल के लिए इन सब चीजों को बार बार जो है वो फार्मिंग के दौरान जो इन सब चीजों को करना होता है। ये प्रोसेस है। क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना था, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन पढ़ना था ना, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। तो ये सब याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में श्वसन के दरमियान गैसीय आदान प्रदान होता है। ध्यान देना, इससे अभी मैंने डायग्राम बनाया था लंग्स का, तो मैं बताया था ना, इसका आंसर सुनो, तुरंत याद आ जाएगा। मनुष्य में श्वसन के दरमियान गैसीय आदान प्रदान होता है। गैसीय आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही दो गैस का एक्सचेंज होता है। हमेशा याद रखना, हमेशा कौन सा दो गैस का एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक्सचेंज होगा। ब्रोंकस में, श्वास नली में, एल्वियोलाई में, फेरिंग्स में, किसमें होगा? किसमें होगा? एल्वियोलाई में। अभी मैंने बताया ना, लंग्स में जो छोटे छोटे थे यहाँ पे कूपिकाएं, हिंदी में कूपिकाएं, तो कूपिकाओं में क्या होगा? क्या होगा? ये एल्वियोलाई है। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। यहाँ पे समझ में आएगा, याद रखना हमेशा। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। अब मान लो ये एल्वियोलाई है और ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहा है, ग्रहण कर रहा, किया जाता है किसके द्वारा? रुधिर द्वारा, उत्तकों द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। कौन करेगा? यहाँ पे क्या रहता है? ब्लड, ब्लड रहता है ना, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वही ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो क्या कौन इसको लेगा? रुधिर लेगा। याद रखना, ऑक्सीजन को रुधिर ही ट्रैप करेगा और उसी रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक जो ऑक्सीजन से संयोग करते हैं कहलाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, नियोग्लोबिन। ध्यान दें, सिर्फ वर्णक की चर्चा हो रही है। ये नहीं पूछ रहा है कि क्वेश्चन को मैं बार बार क्या बोलता हूं कि क्वेश्चन पहले समझो, एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ो। ये नहीं लगे कि हाँ आंसर आसान है, टिक लगा देंगे बस, तो गड़बड़ भी हो सकता है। रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक, रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक जो ऑक्सीजन से संयोग करते हैं कहलाते हैं। सिर्फ वर्णक की बात की जा रही है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, नियोग्लोबिन। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से संयोग करके जो ब्लड बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
समझ रहे? तब पूछा जाएगा क्वेश्चन, तब वहां पे आंसर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। क्लियर? नेक्स्ट है अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। अब अमीबा की बात आ रही है। अमीबा में, तो अमीबा में श्वसन की क्रिया कैसे होती है? अमीबा क्या है? सबसे पहले अमीबा, तो अमीबा तो इरेगुलर शेप्ड एनिमल है, यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है और ये कूटपाद बनाता है, सीडोपोडिया बनाता है ना, सीडोपोडिया बनाता है। और इसका ये क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। याद रखना, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, काफी सॉफ्ट होता है। तो और ये रहता कहां है? समुद्र जल में रहता है? नहीं, फ्रेश वाटर में रहता है ये। तो ये जल में रहेगा, वाटर में रहेगा। तो वाटर इसके चारों तरफ है ना, और वाटर में क्या है? H2O है, ऑक्सीजन भी है, इसमें डिसॉल्व है ऑक्सीजन। तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कहां से लेगा? जल से लेगा। और इस तो ऑप्शन सुनो, श्वसन अंगों द्वारा, श्वसन अंग है इसमें? लंग्स है? नहीं है। फेफड़ा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। त्वचा द्वारा, त्वचा है? नहीं है। गिल द्वारा, गिल होता है इसमें? गिल तो मछली में होता है। शारीरिक सतह के द्वारा, तो शारीरिक सतह यानी कि शरीर की सतह के द्वारा ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और इसमें भी डिफ्यूजन होगा। अगर पूछेगा कौन सा प्रोसेस, तो डिफ्यूजन, विसरण, याद रखना, विसरण के द्वारा ही। जब भी गैसियस एक्सचेंज पूछे ना क्वेश्चन में, अगर जब भी आ जाए कि गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा। और जल का एक्सचेंज, आदान प्रदान किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आना ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिंग्स से होकर गुजरता है, फेरिंग्स से होकर के गुजरता है, ये क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन है वायु, भोजन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो इससे पहले चलो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो तो यहाँ लिखा हुआ है ओरल कैविटी, यानी कि मुख द्वार। यहाँ से मुख द्वार है, मुख द्वार के बाद नेसल चैम्बर मैंने लिखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं नसिका द्वार। ये रहा फेरिंग्स है, ये एपिग्लोटिस। जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि यह एक फ्लैप ढक्कन होता है जो कि दोनों कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स, उसको ये कवर करता है। कार्टिलेजिनस रिंग, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये उपास्थि वलय जिसको बोलते हैं, हिंदी में उपास्थि वलय का नाम दिया गया है। कार्टिलेजिनस रिंग होता है। ये रहा लैरिंग, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, थ्रोट के पास होता है ये ट्रैकिया है। और इस डायग्राम में देख लो आप, ये रिब, ये कवर किया था, प्रोटेक्ट करता है। ये ब्रोंकस और लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में डिवाइडेड होता है ट्रैकिया। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन की फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से होकर गुजरता है, क्या क्या गुजरता है? तो ये पहले मैंने बताया कि ये कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज किस चीज के लिए? तो कॉमन पैसेज है, यहां से आप देखोगे ये विंड पाइप, यहां से विंड पाइप आता है जो कि ट्रैकिया में चला जाता है। ये ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में एयर को कैरी करता है, एयर को लेकर के अंदर की ओर आता है, तो वो भी फेरिंग्स से ही जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखोगे आप, फूड पाइप है, फूड पाइप से फूड को ये लेकर के ईसोफेगस, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, ये किसमें चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। तो फेरिंग्स जो हुआ वो कॉमन पैसेज हो गया, इस चीज के लिए, विंड यानी कि वायु के लिए भी और भोजन के लिए भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी, यानी कि भोजन और वायु दोनों को कैरी करेगा कौन? फेरिंग्स, इसमें होकर के गुजरता है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनुष्य के फेफड़े स्थित होते हैं। मनुष्य के फेफड़े, ये रहा फेफड़ा, ये फेफड़ा है यानी कि फुफ्फुस। आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो हिंदी लिखी हुई है, लंग्स का जो हिंदी है वो फुफ्फुस दिया हुआ है। ओके, तो फुफ्फुस, एग्जाम में भी फुफ्फुस आएगा या फेफड़ा, दोनों में से कोई एक हिंदी में पूछ सकता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए। और यहाँ लंग्स कहते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित होता है देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोग का कहलाता है वक्ष, थॉरिक्स, इसको कहते हैं थॉरिक्स कहते हैं। और इसके नीचे जो होता है वो एब्डोमेन होता है। ओके, ये एब्डोमेन होता है और ये थॉरिक्स। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, शरीर गुहा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, वक्ष गुहा में, थॉरिक्स कैविटी में हम लोग का जो लंग्स है वो सिचुएटेड होता है। ओके, तो दिस इज द आपका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि वक्ष गुहा में। अब हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन कुछ और भी हो, आपको कंसेप्ट याद रखना है, ये कंसेप्ट कौन सा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण वह क्रिया है जिसमें अणुओं में गति होती है। विसरण की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो विसरण क्या है, तो विसरण के बारे में, विसरण क्या होता है, तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन, इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, उसमें विसरण एंड ऑस्मोसिस, ये दोनों जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पे आपको ये जानना है कि विसरण जो है, विसरण वह क्रिया है जिसमें अणुओं में गति होती है। तो विसरण सिर्फ गैसियस, जो गैस का जो फ्लो होता है वो हायर से लोअर की तरफ होगा, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, हाई से लो की ओर गैस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, यहाँ पे ये याद रखना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, जब सांद्रता बराबर होती है, सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ऑप्शन नंबर 1, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1। तो विसरण याद रखें, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें अणुओं की गति उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर इसका गमन होता है अणुओं का, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। जैसे कि अगर इस कोने में अगरबत्ती को जला दिया जाए तो यहाँ जो अगरबत्ती की सुगंध होगी, जो सेंट अगरबत्ती की यहाँ सूंघने को मिलेगा, वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और यहाँ से जब पूरे रूम में फैलेगी तो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हाई टू लो, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो और इसका आपका जो विसरण, ये विसरण हो गया, और विसरण का आपका ये आंसर हो गया कि हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के वक्ष गुहा तथा उदर गुहा विभाजित होते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में देखेंगे, ये पूरा ये कंप्लीटली वक्ष गुहा है, यानी कि थोरेसिक कैविटी है ये वाला, और इसके नीचे ये डायफ्राम है, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है वह कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें किडनी सिचुएटेड होता है। तो ये अलग कर रहा है ना, तो कौन अलग कर रहा है, डायफ्राम, डायफ्राम जो है ये अलग अलग कर रहा है इसको, ये डोम शेप्ड होता है, और ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में भी, ये हेल्प करता है। तो ये इसको दोनों को अलग कर देता है। क्लियर। तो डायफ्राम जो है वो पार्टीशन जो है इसका, डायफ्राम जो है वो पार्टीशन देता है एब्डोमिनल कैविटी में, और दूसरा है वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया संपन्न होती है। अब पायरुवेट, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पायरुवेट, तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है पायरुवेट का, तो इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपने देखा है कि ग्लाइकोलिसिस का एक क्वेश्चन था कि ग्लूकोज का जब विखंडन होता है
और उसको टूटने के बाद पायरुविक एसिड बनता है, और वह क्रिया होती है किसमें? वह क्रिया होती है, ये सेल हो गया, और इसमें साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव में होती है। अब कह रहा है कि जब पायरुवेट टूटेगा, पायरुवेट टूटने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और उसके साथ साथ क्या निकलेगा? एटीपी का निर्माण होगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह कंप्लीट क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और यह पूरी क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होता है, विखंडन होता है, वो आपका हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फाइनली 36 एटीपी का वहां पे फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे और समझेंगे इसको कि पायरुवेट का जब विखंडन होता है तो वह क्रिया कहाँ होती है। एकदम एनसीईआरटी का सेम आपका क्वेश्चन है ये, और ये पूछेगा ही, कितनी बार पूछ चुका है, नेक्स्ट टाइम ये पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन, ये लैब मैनुअल से आपका क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन कह रहा है, गौर से सुनेंगे पहले क्वेश्चन को। चूने के पानी से भरी परख नली में, चूने के पानी, इस एक्टिविटी को मैं करके दिखाऊंगा, आप तुम लोगों से भी मैं करवाऊंगा इसको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चूने के पानी, यानी कि एक परख नली लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन को अभी समझ लेना है, और इसमें चूने का पानी डाल देते हैं। चूने का पानी, तो चूने का पानी डालेंगे तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा। चूने का पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है, जो कि लाइम वाटर कहलाता है, चूने का पानी लाइम वाटर, जब मुंह से फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। अगर इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो ये एक्टिविटी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, क्लियरली है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम फूंक मारते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसके साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसलिए व्हाइट वॉशिंग जब होता है तो धीरे धीरे व्हाइट वॉशिंग पे जब हवा लगती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लगता है तो वॉल और भी ज्यादा लाइट करने लगता है, वो व्हाइट हो जाता है। यही रीजन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है चूने का पानी का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं। इसको मैं एक्टिविटी में दिखाऊंगा करके, सबसे करवाऊंगा, तुम लोगों से भी मैं करवाऊंगा इस एक्टिविटी को। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरोशिम, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हिंदी में कहते हैं आंतरोशिम कहते हैं। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। प्रक्रम के पश्चात एक एटीपी के खंडित होने से कितनी ऊर्जा मोचित होती है? अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम कि 1 एटीपी का अगर ब्रेकडाउन होगा, एक एटीपी टूटेगा, एक एटीपी टूटता है तो कितना जूल इसमें जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है। तो ऑप्शन में अगर रहेगा 25.5 किलो जूल पर मोल, अगर रहेगा 25.5 केजे किलो जूल पर मोल, 30.5, 20.5, 35.5 समथिंग, ये ऑप्शन में रह सकता है। तो इसमें सिंपल याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा 1 एटीपी इक्वल टू जो होगा वो 30.5 केजे पर मोल ये निकलेगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तुम लोगों को ये बेनिफिट दे सकता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि एडीपी से एटीपी होगा, एटीपी फिर टूटेगा तो एडीपी में टूटेगा, और एटीपी का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं अभी जस्ट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन में कितनी बार पूछ चुका है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, जो कारण हो सकता है, जैसा कि मैं कुछ पहले मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि जब अधिक गेम खेल लो कोई या ज्यादा काम करने के बाद मांसपेशियों में, खासकर थाई के जो मसल्स होते हैं उसमें खिंचाव आने लगता है, तो उस खिंचाव को क्या कहते हैं? उसमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होने लगता है, लैक्टिक अम्ल वहां बनने लगता है,
और वह एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होता है। उसमें क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, क्रेटिनिज्म कहेंगे, मधुमेह का कहेंगे, क्रैम्प कहेंगे, सभी कहेंगे। तो सिंपल क्रैम्प उसको कहते हैं, क्रैम्प कहेंगे। क्रैम्प जो कि कब होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण जंतुओं में इसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल का जब निर्माण हो जाता है। चलो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी बता दिया हूं, और टोटल ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, श्वसन चैप्टर से, रेस्पिरेशन चैप्टर से मैं बताया हूं, और इसको बार बार देखो, समझो, अच्छे से याद करो इसको। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर और जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, वो बार बार मैं बताऊंगा, क्योंकि समय भी कम है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो चैप्टर है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।